सोचो दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, डेटा टाइप्स कैसे डिसाइड होते हैं और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो आपका कोड कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। कभी नंबर ऐड हो जाता है, कभी स्ट्रिंग जुड़ जाती है, कभी ऑब्जेक्ट चेंज करते ही ओरिजिनल भी चेंज हो जाता है और कभी कॉपी करने के बाद भी वैल्यू सेम रहती है। ये सब बग नहीं है, ये सब जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल, डेटा टाइप्स और वैल्यू का गेम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक पर, वेरिएबल, वैल्यू, डेटा टाइप, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, डेटा टाइप का रोल क्या है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस और म्यूटेबल इम्यूटेबल का असली मीनिंग। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मिलने वाला होमवर्क और साथ ही इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं ताकि प्रोग्राम के दौरान उस डेटा को यूज या चेंज कर सके। सिंपल वर्ड में वेरिएबल इक्वल टू डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने का नाम दिया हुआ बॉक्स। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेसिक एचटीएमएल लिख लेता हूँ और मैं इसका टाइटल कर दूंगा वेरिएबल। अब आ जाएंगे हम बॉडी टैग के अंदर। यहाँ में एक स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे क्योंकि हम जेएस कोड को लिखते हैं केवल स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब स्क्रिप्ट टैग कर देंगे क्लोज। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा, वो भी बॉडी टैग के अंदर बॉटम में। हम चाहते तो हेड टैग के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन हेड टैग के अंदर लिखना सही नहीं है। अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो जानते क्या होगा, हमारी वेबसाइट स्लो लोड होगी क्योंकि उसको हेड टैग के अंदर मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता है हैवी, तो सबसे पहले उसको जावास्क्रिप्ट को लोड करना होगा, इसलिए वो स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर, वो भी बॉटम में, ताकि वो स्लो लोड ना हो। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं हम लेट कीवर्ड का। अभी मैं आपको लेट, वेयर और कॉन्स्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप जनरली समझ लीजिए कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट और वेरिएबल का नाम रखूंगा नेम और यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू का। और अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं तो वो हम लिखते हैं डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर, या हम बैकटिक का यूज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अपना नेम नितिन, और यहाँ यूज करेंगे हम सेमी कॉलन का। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ नेम हमारा हो गया वेरिएबल नेम और नितिन हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको इसका आउटपुट प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं हम कंसोल डॉट लॉग का। तो यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर हम देंगे वेरिएबल नेम। तो ये वेरिएबल नेम में क्या है, हमारा नेम, तो हम यहाँ लिख देंगे नेम। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करके दे दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर नेम वेरिएबल, और यहाँ मैं क्लिक करूँगा गो लाइव पे। अब आप यहाँ आ जाएंगे ब्राउज़र पे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और चले आएंगे सीधा इंस्पेक्ट पे। हम यहाँ कंसोल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हमें नितिन दिख रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि प्रोग्राम के दौरान हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ नेम इक्वल टू, यहाँ कर देता हूँ अजय। तो अब हमारे वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी अजय। अब हमें प्रिंट में मिलेगा अजय। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है अजय। तो इस तरह से हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एज और यहाँ दे देंगे इस बार हम नंबर। तो मैं दे देता हूँ 25। अब मैं यहाँ कर देता हूँ फिर से कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर देता हूँ एज। तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंट हो रहा अजय 25। मैं आपको एक बूलियन वैल्यू भी देकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे इज लॉग्ड इन इक्वल्स टू ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारी बूलियन वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ हम आउटपुट देखेंगे। अभी हमने इसको प्रिंट ही नहीं कराया। तो यहाँ मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग इज लॉग्ड इन। तो
तो यहाँ देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। अब हम समझेंगे कि वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं, वायर, लेट एंड कॉन्स्ट। अभी हम सबसे पहले समझते हैं वायर को। वायर एक पुराना मेथड है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ये तरीका ES5 में यूज होता था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो चलिए उसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा वायर नेम इज इक्वल टू नितिन। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, तो वायर अलाउ करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू अजय। ये भी सही है। अब इसका आउटपुट आएगा अजय। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी सेम नेम से। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ फिर से वेयर नेम इज इक्वल टू राशि, ठीक है। तो इसको भी ये अलाउ करेगा। तो मैं अब इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं कर दूंगा नेम। तो यहाँ देख सकते हैं राशि प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ये रीडिक्लेरेशन अलाउ कर रहा है। इसकी वजह से हमें प्रोग्रामिंग में कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हम वायर का यूज नहीं करते, ठीक है। अब हम समझते हैं होस्ट क्या होता है। वायर होस्ट होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट पहले मेमोरी एलोकेट करता है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ होस्ट। तो यहाँ हम कमेंट कर देंगे। तो यहाँ लिखूंगा होस्ट। कमेंट करने के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ब्रैक स्पेस का। अब होस्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ ए को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए में वैल्यू असाइन करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 5। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं रेफरेंस एरर आ रहा है, ठीक है। अगर इसके जस्ट में पहले मैं कर देता हूँ वायर ए, तो देख सकते हैं यहाँ प्रिंट हो रहा अनडिफाइंड। तो अगर मैं इन दोनों को उठा के कर दूंगा ऊपर, कंसोल डॉट लॉग के ऊपर, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ देख सकते हैं ए की वैल्यू प्रिंट हो रही 5। तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट पहले मेमोरी एलोकेट करता है, उसके बाद प्रिंट करवाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं लेट वेरिएबल को। जावास्क्रिप्ट में लेट ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो मॉडर्न तरीका वेरिएबल डिक्लेयर करने का। इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ लेट। अब मैं यहाँ लिखूंगा लेट ए इक्वल टू 5, और इसको हम करवा लेंगे प्रिंट। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर वेरिएबल नेम ए। तो इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी 5। यहाँ देख सकते हैं 5 प्रिंट हो रहा है। इसकी वैल्यू हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए इक्वल टू 6। तो यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू अपडेट भी हो गई है। तो वायर में क्या होता था कि वेरिएबल को हम सेम नाम से रीडिक्लेयर भी कर सकते थे। तो यहाँ भी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ लेट ए इक्वल टू 7। तो यहाँ देख सकते हैं अभी से एरर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ देख सकते हैं सिंटैक्स एरर आ रहा है, मतलब यहाँ लिखा है ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब कि हम लेट के अंदर फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है वायर और लेट में। तो अगर रीडिक्लेरेशन में क्या होता है कि वहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि हमने पहले क्या बनाया था, आप क्या बना दिए। तो लेट में ऐसा होता ही नहीं, तो यहाँ कन्फ्यूजन होने की कोई चांस ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे लेट का। अब ये देखते हैं होस्ट होता है कि नहीं। यहाँ लिखता हूँ होस्ट। तो यहाँ मैं सबसे पहले कर देता हूँ, इसको उठा के मैं कर देता हूँ नीचे। सबसे पहले रीडिक्लेरेशन को हटा देता हूँ और इन दोनों को उठा के कर देता हूँ नीचे। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस अ बिफोर इनिशियलाइजेशन। कहने का मतलब सबसे पहले ए को इनिशियलाइज करेंगे तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर इसको लिखेंगे ऊपर तभी ये एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा है 6। अभी हम आगे देखेंगे कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या होता है, कौन सा वेरिएबल फंक्शन स्कोप है, कौन सा ब्लॉक स्कोप है। तो अभी वीडियो को कंटिन्यू रखना, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होता है। कॉन्स्ट भी ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये यूज़ तब होता है जब वेरिएबल की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी होती है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं।
तो यहाँ मैं सबसे पहले यूज करूँगा कॉन्स्ट वेरिएबल। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉन्स्ट। अब ए की वैल्यू हम कर देते हैं 5। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल में। तो यहाँ लिखूंगा मैं ए। तो यहाँ से आपको आउट मिलेगा 5। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट मिल रहा 5, ठीक है। अब कॉन्स्ट का मतलब होता है कि वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, मतलब अपडेट नहीं कर सकते। जो हमने फर्स्ट टाइम लिख दिया वही रहेगी। तो अब मैं यहाँ कर देता हूँ a = 6। ये काम हम वायर और लेट में कर सकते थे, लेकिन देखते हैं कॉन्स्ट में होता है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं एरर आ रहा, टाइप एरर, मतलब कि हम रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, हम दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, ये भी करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट a = 7। तो यहाँ देख सकते हैं अभी सी एरर देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये भी नहीं कर सकते, ये देख सकते हैं सिंटैक्स एरर आ रहा है, ए ऑलरेडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो मतलब ये रीअसाइन भी नहीं हो सकता, रीडिक्लेरेशन भी नहीं हो सकता, मतलब कि हम जो एक बार लिख देंगे वैल्यू वही रहेगी। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ नितिन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी नितिन, ठीक है, ये देख सकते हैं। अगर ए को कर देता हूँ अजय, तो फिर से एरर देखने को मिलेगा, यह देख सकते हैं टाइप एरर। अब हम समझते हैं कि वेरिएबल में स्कोप क्या होता है। स्कोप का सीधा सा मतलब है वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है। अब समझते हैं वायर का स्कोप क्या होता है। वायर का स्कोप होता है फंक्शन स्कोप, ग्लोबल स्कोप। वायर ब्लॉक स्कोप फॉलो नहीं करता। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायर ग्लोबल स्कोप किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ ग्लोबल स्कोप। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के पहले डिक्लेयर किए गए हों, ना कि फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा वायर, हम अभी देख रहे हैं वायर के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में वायर। तो मैं यहाँ लिखूँगा वायर a = 5। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन, और हम इसके बाद देते हैं फंक्शन का नेम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रीट, ये हो जाएगा हमारे फंक्शन का नेम। इसके बाद हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट का, और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते हैं। तो ये होता है हमारा फंक्शन। इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है या नहीं। तो हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे console.log, और यहाँ मैं कर देता हूँ a, क्योंकि वायर होता है ग्लोबल स्कोप, तो इसमें प्रिंट हो जाएगा 5। हमने अभी फंक्शन को कॉल नहीं कराया ना, तो फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। तो यहाँ हम कॉल कराने के लिए लिखेंगे ग्रीट। इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तभी ये फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंट हो रहा 5। तो इसका मतलब वायर ग्लोबल स्कोप है। अब हम देखते हैं कि वायर फंक्शन स्कोप है या नहीं। तो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फंक्शन के अंदर। यहाँ मैं कर देता हूँ। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे, तो इसका आउटपुट अभी भी आ रहा 5। अब अगर मैं इस कंसोल को यहाँ से कट करके फंक्शन के बाहर एक्सेस करता हूँ, तो देख सकते हैं रेफरेंस टाइप एरर आ रहा है, नॉट अ डिफाइंड। मतलब कि हम फंक्शन के अंदर का वेरिएबल बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए वायर होता है फंक्शन स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। अब हम समझते हैं कि वायर ब्लॉक स्कोप होता है या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता, क्योंकि हम इसको ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़, और यहाँ कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर ट्रू। अब हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस का। ब्लॉक का सिंपल सा मतलब होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो ये ब्लॉक हो गया, कर्ली ब्रेसेस के बाहर है तो ये ब्लॉक नहीं हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे वायर x = 100। अब हम आ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस के बाहर, मतलब ब्लॉक के बाहर। तो मैं यहाँ लिखूँगा console.log, और यहाँ हम डाल देता हूँ x। तो अगर ये ब्लॉक स्कोप होगा तो एरर जनरेट करेगा, अगर ब्लॉक स्कोप नहीं है तो x की वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 100 प्रिंट हो रहा है, इसलिए वायर ब्लॉक स्कोप नहीं है। अब हम समझेंगे कि लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक, फंक्शन या ग्लोबल वेरिएबल हैं या नहीं। तो चलिए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ लेट एंड कॉन्स्ट, इनको हम एक साथ ही देख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ लेट के लिए। मैं यहाँ लिखूँगा लेट a = 5। अब मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसका नाम रखूँगा ग्रीट,
अब मैं यहाँ लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, ए को एक्सेस करेंगे क्योंकि ए अभी ग्लोबली है। अब मैं फंक्शन को कॉल कर लूँगा ग्रीट, तो देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा 5। अब मैं कॉन्स्ट को करके देखूँगा तो लेट हमारा अभी ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट भी हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। अब मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो ये अभी सीधा सा वर्क करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक्सेस करूँगा फंक्शन के बाहर। तो ये यहाँ देख सकते हैं रिफरेंस टाइप एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये फंक्शन स्कोप है, फंक्शन के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और मैं अभी यहाँ कर देता हूँ कॉन्स्ट की जगह लेट, तो लेट को भी हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ये भी फंक्शन स्कोप है। अब मैं एक बनाता हूँ ब्लॉक, तो मैं लिखूँगा इफ़, यहाँ कर देता हूँ ट्रू, यहाँ कर देता हूँ लेट x इक्वल टू 10, और यहाँ कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग, मतलब हम ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग x, यहाँ कर देंगे x। तो यहाँ देख सकते हैं x इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कर देता हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा ब्लॉक स्कोप, अब ये एक्सेसिबल रहेगा, ये देख सकते हैं ट्रेंड प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ लेट की जगह कॉन्स्ट, तो अब भी ये काम करेगा ही, ये देख सकते हैं 10 आ रहा है। अगर मैं यहाँ कंसोल को यहाँ से हटाकर ब्लॉक के बाहर करूँगा एक्सेस, तो यहाँ देख सकते हैं एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ब्लॉक स्कोप ही ये भी है, मतलब कि लेट ऑन कॉस्ट ग्लोबल और ब्लॉक स्कोप होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं और इम्यूटेबल भी होते हैं। यहाँ सबसे पहला स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट या कैरेक्टर स्टोर करता है। इसके बाद है नंबर, ये इंटीजर और डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। इसके बाद है बुलियन, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है। इसके बाद है अनडिफाइंड, वेरिएबल डिक्लेयर तो हुआ पर वैल्यू असाइन नहीं हुई, तो वो होता अनडिफाइंड। इसके बाद आता है नल, ये इंटेंशनल एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है बिग इंट, ये बहुत बड़े इंटीजर नंबर को स्टोर करता है। इसके बाद आता है सिंबल, ये यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अब हम समझते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो मल्टीपल वैल्यू या कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं और रेफरेंस से काम करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट, ये की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। इसके बाद आता एरे, ये एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। इसके बाद आता फंक्शन, ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी अगर आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कम समझ में आ रहा है तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे ये सारे टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। इसमें फर्स्ट है, एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें हर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एग्जाम्पल हो, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंबल। सेकेंड है, एक ऑब्जेक्ट बनाइए और उसमें 5 प्रॉपर्टीज ऐड कीजिए, फिर उसमें से एक प्रॉपर्टी अपडेट करके चेक कीजिए क्या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज होता है या नहीं। थर्ड है, एक एग्जाम्पल लिखिए जिसमें प्रिमिटिव वैल्यू कॉपी करके चेंज करें और एग्जाम्पल जिसमें नॉन प्रिमिटिव कॉपी करके चेंज करें, दोनों का आउटपुट कंपेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है? तो इसका आंसर है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू स्टोर करता है। इसे वायर, लेट या कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया जा सकता है। वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज भी कर सकते हैं एक्सेप्ट कॉन्स्ट रूल। सेकेंड है, जावास्क्रिप्ट में वैल्यू क्या होती है? तो इसका आंसर है, वैल्यू वो डेटा होती है जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। ये नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोग्राम का आउटपुट वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। थर्ड है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? तो इसका आंसर है, डेटा टाइप्स बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है, प्रिमिटिव टाइप्स स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंबल, ये सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। ये इम्यूटेबल होते हैं और स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर है, नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन आते हैं। ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और रेफरेंस टाइप होते हैं और हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है,
प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव में डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर है प्रीमिटिव डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता है, नॉन प्रीमिटिव रेफरेंस स्टोर करते हैं। प्रीमिटिव कॉपी करने पर ओरिजिनल अफेक्ट नहीं होता, पर ऑब्जेक्ट में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है। ऑब्जेक्ट अरे म्यूटेबल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूटेबल क्या होता है? तो इसका आंसर है इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स इम्यूटेबल होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज करने पर नई वैल्यू क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड क्यों कहलाता है? इसका आंसर है क्योंकि वेरिएबल का टाइप रन टाइम पर डिसाइड होता है, हमें टाइप मैन्युअली डिफाइन नहीं करना पड़ता। एक ही वेरिएबल अलग टाइम पर अलग टाइप होल्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडिफाइंड और नल में डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर है अनडिफाइंड का मतलब होता है वैल्यू असाइन नहीं हुई, नल का मतलब है इंटेंशनली एम्प्टी वैल्यू दिया गया है। दोनों प्रीमिटिव टाइप्स हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअली अलग हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डिटेल में समझा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, वैल्यू, डेटा टाइप्स, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव और साथ ही म्यूटेबल vs इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो आप जावास्क्रिप्ट के 70% एरर से बच सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।